हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हमने इस चैप्टर की 2 वीडियो अब तक बना ली है। पहली वीडियो में हमने केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया था सॉरी, केंद्रीय समस्याएं पढ़ी थी। जबकि दूसरी वीडियो में हमने उत्पादन संभावना वक्र को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अब हम आगे जो पीपीसी कर्व के जितने भी टॉपिक है वो आज कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है उत्पादन संभावना वक्र से केंद्रीय समस्याओं का समाधान। अब जो केंद्रीय समस्या है वो आपको पता है क्या है, क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। तो उसका हम पीपी कर्व बनाकर उत्पादन संभावना वक्र से उसको कैसे सॉल्यूशन उसका हम समाधान कर सकते हैं, ये दे रखा है। तो सबसे पहली जो हमारी जो केंद्रीय समस्या थी वो है क्या उत्पादन करना है। तो इसको हम उत्पादन संभावना वक्र से इसको बताते हैं कैसे करना है। अब देखो, जब हम उत्पादन संभावना वक्र बनाते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा वो कॉम्बिनेशन या संयोग बनते हैं। भी हम ABCD जो हमने शेड्यूल में लास्ट में बनाए थे, भी हम व्हीट का प्रोडक्शन, गेहूं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, राइस का कम कर सकते हैं, फिर गेहूं का उत्पादन और बढ़ा सकते हैं, चावल का उत्पादन और कम कर सकते हैं। तो बहुत कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इन संयोगों को कैसे सिलेक्ट किया जाए, भी हमें किस चीज़ का उत्पादन करना है। एग्जाम्पल और डायग्राम के थ्रू आपको दिया हुआ है। हम मान लेते हैं भी हमारे एक्स एक्सिस पर हमें दे रखा है कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हमें दे रखा है वॉर गुड्स, मतलब जो हमें डिफेंस, जो हमारी रक्षा करती है युद्धों से, युद्ध वगैरह होते हैं उनसे रक्षा करती है। मान लेते हैं कि आज प्रेजेंट में भारत के सामने या देश के सामने युद्ध की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जो हमारी रक्षा करने के लिए बनाई जाती है, मतलब हथियारों का ज़्यादा उत्पादन करेंगे, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं का कम उत्पादन करेंगे। क्योंकि आज प्रेजेंट में युद्ध की समस्या है और इस समस्या से हमें निपटने के लिए हथियार चाहिए, तो हम उनका ज़्यादा उत्पादन करेंगे। जबकि सामान्य स्थिति है, मतलब कि युद्ध की कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, हथियार वगैरह कम उत्पादन करेंगे, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन करेंगे। क्लियर है, यही डायग्राम में बताया गया। अब देखो यहाँ पे एक तो मैं बता देता हूँ कि जो डायग्राम बने थे आपके, ये आप इंग्लिश में जो नाम दे रखे इसके हिसाब से बनाएं, क्योंकि आपकी जो हिंदी मीडियम बुक है उसमें भी ऐसे ही मिलेगा आपको कि जो नाम दिखाए जाते हैं वो इंग्लिश में दिखाए जाते हैं। तो प्लीज़ इनको आप इंग्लिश में करें, बेटर रहेगा। तो देखो, ओ एक्सिस पर हमें दिखा दिया कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं, जबकि ओ वाई एक्सिस पर हमें वॉर गुड्स, मतलब कि जो रक्षात्मक वस्तुएं दिखा दिया। अब क्या, यहाँ पे जब से पहले देखो जो ये वार इश्यू बना रखा है, युद्ध की समस्या आ गई, तो यहाँ पे इस पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है कि हम यहाँ पे वॉर गुड्स का ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जबकि कंज्यूमर गुड्स का कम उत्पादन प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और जबकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं और वॉर गुड्स का कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पीपी कर्व से हमें ये पता चलता है भी हमें प्रेजेंट में टाइम के अनुसार जो हमारी अर्थव्यवस्था में जिसकी आवश्यकता होती है, हमें उसके अनुसार हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। इसको हम पीपी कर्व से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे ये वाला पॉइंट समझ में। सेकंड आपकी समस्या थी कैसे उत्पादन करना है। अब कैसे उत्पादन करना है, मतलब तकनीक की समस्या है, भी एक श्रम विभाजन से करें, श्रम प्रदान तकनीक से करें या पूंजी प्रदान तकनीक से करें, क्योंकि दोनों से ही समस्या है। एक में बेरोजगारी की समस्या आ जाती है तो एक में क्वालिटी की समस्या आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो पीपी कर्व बनाएंगे पहले उसी पे हम देखते हैं। पीपी कर्व में ये देखो, ये जो पॉइंट आपका ओरिजिन के बिल्कुल पास में है, अगर ये पॉइंट अगर यहाँ पे दर्शाया जाता है पीपी कर्व में, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पुरानी मशीनों का या तकनीक का यूज किया जा रहा है। और जब पुरानी मशीनों का यूज किया जाता है
तो पहले मैंने बताया था कि उत्पादन संभावना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो वास्तव में जो उत्पादन होता है उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। ये हमने पढ़ा था एजम्पशन के अंदर, ठीक है। इसमें परिवर्तन आएगा लेकिन उत्पादन संभावना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये बी वाला पॉइंट दिया हुआ है। यदि हम उत्पादन में पुरानी तकनीक का प्रयोग करेंगे तब उत्पादन संभावना वक्र में बिंदु मूल बिंदु के निकट होगा। क्लियर है। आउटडेटेड मतलब जो डेट से परे है, खत्म हो चुकी मशीन। सी पॉइंट में क्या है, यह अर्थव्यवस्था को पीपी कर्व के पास किसी बिंदु पर उत्पादन करने के लिए प्रेरित करेगा। जब हमें कर्व में ये दिखाया जाएगा कि हम पुरानी मशीनों से उत्पादन कर रहे हैं तो हम इससे प्रेरित होंगे। हम क्या करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो हमारा जो उत्पादन है वो उत्पादन संभावना वक्र की तरफ जाने लग जाएगा। जैसे कि बीच में पॉइंट दिया हुआ आपको मॉडरेट टेक्नोलॉजी, कि इतनी बढ़िया भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई है और उतनी लो लेवल वाली भी नहीं है। उसके बाद फिर हम इंस्पायर होंगे, तो तब हम क्या करेंगे, और ज़्यादा बढ़िया मशीनों या तकनीक का यूज करेंगे। तो वहाँ पे जाकर हमें क्या, ये वाला पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, उस तकनीक का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, मतलब बढ़िया तकनीक का यूज किया जा रहा है। तो इस पीपी कर्व से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें किस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। हमें उस तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए जो हमारी उत्पादन संभावना के एक टारगेट को पूरा कर रही हो, चाहे वो श्रम प्रधान तकनीक हो चाहे वो पूंजी प्रधान तकनीक हो। क्लियर है। तो तीसरी समस्या है वो है किसके लिए उत्पादन करना है। ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई थी कि जो आय की असमानता बहुत है, कि अमीर तो बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, और दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। अमीर तो जो उसको रिलैक्स देती है, रेस्ट देती है, कार, एसी, इनकी डिमांड करता है, जबकि गरीब क्या करता है, गरीब तो भोजन कपड़ा इनकी डिमांड करता है। तो ये समस्या है। एक तो इसको ऐसे कम किया जा सकता है, भी आय की असमानता को दूर कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली ये समस्या खत्म हो जाती है। तो इसको पीपी कर्व से कैसे दर्शाया गया कि इसको डायग्राम में दिया गया उदाहरण से है कि हमने क्या किया, OX पर हमने लग्जीरियस गुड्स ले लिया, विलासिता वस्तुएं जो गरीब लोग जिसकी डिमांड करते हैं, विलासिता जो उसको रिलैक्स आराम देते हैं, एसी, कार, मोबाइल, कुछ भी। और OY पर हमने ले लिया नेसेसरी गुड्स, आवश्यक वस्तुएं जो गरीबों के लिए होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। मकान भी ऐसा नहीं कोई 4 बिल्डिंग वाला, मतलब एक छत वाला मकान में छत मिल जाए बस। भी गरीब ऐसे थोड़ी ना डिमांड करेगा भी हमें 4 बिल्डिंग वाला हमें मकान चाहिए, 4 फ्लैट चाहिए, वो एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ये पॉइंट बिंदु जो नीचे दिया गया है, इसका मतलब क्या है, अगर ये बिंदु यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे विलासिता की वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है आवश्यक वस्तु की अपेक्षा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे अमीर लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उनकी पसंद का ख्याल रखा जा रहा है। और अगर बिंदु ये ऊपर हो जाता है तो ये हमें ये दर्शाता है कि विलासिता की वस्तुओं का कम उत्पादन हो रहा है और आवश्यक वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, जैसे दिख रहा है आपको ये पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है भी गरीब लोगों का ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और अमीर लोगों का कम ध्यान दिया जा रहा है। सेम यही चीज़ आपके ऊपर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है उदाहरण में कि एक उत्पादन संभावना वक्र में 2 वस्तुओं, एक विलासिता की वस्तु है तथा दूसरी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यदि अमीर लोगों को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन एक्स एक्सिस के निकट होगा, और यदि गरीब लोगों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वाई एक्सिस के निकट होगा, जैसे कि हमें इस डायग्राम से पता चल रहा है। तो इस पीपी कर्व से हम इन तीनों समस्याओं का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अगर हमें एक पीपी डायग्राम बनाकर दे दिया जाए तो हम उस डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं भी हम इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आपका उत्पादन संभावना वक्र का खिंचाव या स्थान परिवर्तन या घुमाव। अब देखो, हमने 2 मान्यताएं पढ़ा था। संसाधन स्थिर होते हैं, संसाधनों में चेंज नहीं आता है, क्योंकि अगर संसाधनों में चेंज आ जाता है तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र में भी परिवर्तन आएगा।
टेक्नोलॉजी सेम रहती है, क्योंकि अगर उसमें भी चेंज आ जाता है तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में भी, कर्व में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे हमें वही चेंज करके बताना है भी क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, ये जो ऊपर हमने जो क्वेश्चन किया है समस्या का समाधान तीनों का, वो आपका ए ग्रेड का क्वेश्चन है, 100% किसी कोड में मिल ही जाएगा, तो उसको आप टिक मार्क कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये खिसकाव है, सबसे पहले तो एक देखो, खिसकाव को हम शिफ्टिंग कहते हैं और घुमाव को हम रोटेशन कहते हैं। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं, होता क्या है। क्या शिफ्टिंग और रोटेशन एक ही चीज़ होती है? बिल्कुल नहीं। शिफ्टिंग में क्या होता है कि मान लेते हैं ये एक बिंदु, एक लाइन दे रखी है आपको बीच में, बिल्कुल मिडल में। ये लाइन पूरी तरह से अपना स्थान चेंज कर लेती है, या तो ये लेफ्ट की साइड चली जाएगी इस साइड, या ये राइट की साइड चली जाती है, मतलब पूरा चेंज हो जाता है, अपना स्थान ही परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, कंप्लीटली पोजीशन चेंज कर लेता है। तो ये तो शिफ्ट हो गया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट हो गया। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन में या जैसे कि इस लाइन के बीच वाली लाइन के जो दो बिंदु होते हैं, ये एक बिंदु पर खड़ा रहता है और दूसरा बिंदु लेफ्ट या राइट में चेंज होता रहता है, चाहे वो ऊपर वाले बिंदु पर स्थिर रहता है, चाहे वो नीचे वाले बिंदु पर स्थिर रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि नीचे जो रेड क्रॉस दे रखा आपको, यहाँ पे इस बिंदु पे स्थिर है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ऊपर वाला क्या हो गया? राइट में चला गया, या ऊपर वाला स्थिर रहता है तो नीचे वाला लेफ्ट चला गया, कुछ भी हो सकता है। तो शिफ्ट होता है कि अपना स्थान ही चेंज कर लेना, और जबकि रोटेशन, घुमाव, बस इसने तो अपनी एक पोजीशन घुमा ली है। ठीक है, अब ये जो घड़ी होती है ना आपके, जो दीवारों पे लगी होती है, ये एक रोटेशन है, शिफ्ट तो नहीं है, क्योंकि ये जो एक बीच में जो आपकी सुई होती है, ये रोटेशन कर रही है, इसका एक स्थान स्थिर है, ये रोटेशन है। आगे समझ में? और शिफ्ट क्या होता है? तो पूरा अपना स्थान ही चेंज कर लेती है। तो घड़ी का एग्जाम्पल इज रोटेशन। तो अब देखो शिफ्ट होता क्या है, आगे स्थान परिवर्तन। अब देखो पीपी कर्व में चेंज कब आता था? हमें मान्यताओं में पढ़ा था कि या तो संसाधनों में चेंज आए या तकनीक में चेंज आए। तो यही दे रखा है शिफ्टिंग, जब दोनों वस्तुओं के साधनों और तकनीकों में परिवर्तन होते हैं। जब दो वस्तुएं, जब हम एक्स एक्सिस पर कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर कर रहे हैं, अगर दोनों वस्तुओं के साधनों और तकनीकों में परिवर्तन होता है ना, तो दोनों वस्तुएं या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, मतलब उनकी उत्पादन की संभावना या तो बढ़ेगी या कम होगी, क्योंकि दोनों में चेंज आ रहा है, तो वो शिफ्टिंग होगी। जबकि घुमाव कब होगा? जब एक वस्तु में तो परिवर्तन आ रहा है, एक वस्तु के तकनीक में तो परिवर्तन आ रहा है। मान लेते हैं एक तो गुड एक्सिस का उत्पादन हो रहा है, एक गुड वाई का उत्पादन हो रहा है, तो गुड वाई की टेक्नोलॉजी तो वही है सेम पहले वाली, और गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, इम्प्रूवमेंट होगी, तो गुड एक्स का तो उत्पादन बढ़ जाएगा, जबकि गुड वाई का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, वो तो उधर ही है ना। तो चेंज तो केवल नीचे वाले लाइन में आया है, ऊपर तो वही रहेगा, ये आपको आगे नीचे पॉइंट में मिल जाएगा। तो देखो पहले शिफ्टिंग के पॉइंटों को क्लियर करते हैं। सबसे पहला साधनों में वृद्धि। अब देखो नीचे डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आपको। नीचे जो आपको ये ओ एक्स पर हमें गुड एक्स दे रखा है, ओ वाई पर हमें गुड वाई दे रखा है। अब जो ब्लैक मार्कर में आपको जो लाइन दी हुई है, ये आपका नॉर्मली पीपी कर्व है जो आपका बनता है, जो हमें रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी दे रखी है, जो हमें संसाधन और तकनीक दे रखे हैं, उसके ऊपर हमारा उत्पादन संभावना ये ब्लैक लाइन वाला है। अब क्या साधनों में वृद्धि होगी, दोनों के साधनों में, तो क्या हुआ? दोनों साधन में वृद्धि होगी तो हमारा क्या होगा? साधनों में वृद्धि हो तो हमारा उत्पादन संभावना में भी वृद्धि होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो उत्पादन भी बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाता है? ये जो पीपी कर्व है दाईं ओर शिफ्ट हो जाते हैं, ए बी से ए डैश बी डैश, ए के ऊपर जो कोमा लगा हुआ है ना वो ए डैश, और बी के ऊपर जो कोमा लगा हुआ है बी डैश हो जाते हैं। तो अब ये देखो पीपी कर्व शिफ्ट हो गया, अपनी पूरी पोजीशन इसने चेंज कर ली ना, ए बी से ए डैश बी डैश हो गया। आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर, आगे भी पूरी इकोनॉमिक्स में आने वाला है और ये एक नंबर में कई बार पूछ लिए जाते हैं, कि हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी कोई डायग्राम राइट में शिफ्ट होता है, अब ये राइट में शिफ्ट हुआ है ना, तो हमेशा इकोनॉमिक्स में इंक्रीज होता है, और जब ये लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो हमेशा डिक्रीज होता है। तो ये एग्जांपल आपका सिंपल है कि ये राइट में शिफ्ट हुआ है तो इंक्रीज हुआ है, एक तो आपका ये फैक्ट है।
ध्यान रखना है। और दो फैक्ट मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो के अंदर। एक तो वो बताया था नतोदर और उनतोदर। जिसका फेस ओ की तरफ होता है वो नतोदर रहेगा हमेशा, फैक्ट है ये। और जिसकी बैक ओ की तरफ होती है वो उनतोदर रहेगी। ये भी ध्यान रखना है, आगे बहुत बार आने वाला है। और एक बताया था भी वक्र का ढलान नीचे की तरफ क्यों होता है, ये भी एक फैक्ट है इकोनॉमिक्स का, कभी चेंज नहीं होएगा। कि जिसमें रिलेशन नेगेटिव रिलेशनशिप होते भी एक वस्तु का उत्पादन तो बढ़ रहा है, दूसरी वस्तु का उत्पादन घट रहा है, तो जब उन आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, भी एक बढ़ेगी एक घटेगी, तो हमेशा उसका ढलान नीचे की तरफ होता है और बाएं से दाएं, मतलब ओ से दाएं की तरफ जाएगा ये। और सेम अदरवाइज, और अगर दोनों चीज़ें बढ़ रही है, दोनों चीज़ें घट रही है, तो उसका स्लोप हमेशा ढलान ऊपर की तरफ होगा और ये राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, दाईं से बाईं की ओर आएगा। ये फैक्ट है, ध्यान रखना आपको। तो इसमें साधनों में वृद्धि हुई तो हमारा क्या हो गया, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर है? उसके बाद राइट की तरफ ये शिफ्ट हो गया। अब ये जो बीच ये देखो इकोनॉमिक्स ग्रोथ दिया गया आपको, आर्थिक विकास। अब देखो हमारे जब साधनों में वृद्धि हुई है तो क्या होगा कि हमारे साधनों में वृद्धि होने से हमारा उत्पादन बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था एक ग्रोथ करेगी। एक नॉर्मली आपको एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करती है। कि एक मान लेते कि नॉर्मल एक पार्टिकुलर एरिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है अब तक, वहाँ पे कुछ मकान भी बने हुए हैं छोटे मोटे, वहाँ की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे क्या हो जाता है, कोई प्राइवेट कंपनी या कोई गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे एक उद्योग लगा लिया जाता है, कपड़े का उद्योग लगा लिया जाता है, एक चीनी का उद्योग लगा लिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होगा, वो उद्योग अगर वहाँ पर बनेगा तो वहाँ की एक उस पार्टिकुलर एरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी और वहाँ पे जो मकान वगैरह बने थे उनकी ज़मीनों के दाम भी बढ़ेंगे, वहाँ पे रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, रोज़गार भी बढ़ेगा, बस सर्विस, मतलब पूरे कुल मिलाकर वहाँ उस पार्टिकुलर एरिया का विकास हो जाएगा। किस वजह से, वहाँ पे साधनों में वृद्धि, संसाधनों में वृद्धि होगी, इंडस्ट्रियाँ लगा ली गई, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे अब ये देखो साधनों में वृद्धि हुई है तो उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी तो मतलब हमारी इकोनॉमिक से ग्रोथ कर रही है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है साधनों में कमी। अब साधनों में कमी आई, सेम अब कमी आई है, अब कमी आई है तो हमारी इकोनॉमी में भी कमी आएगी। तो इसका डायग्राम क्या होगा, लेफ़्ट की तरफ बनेगा। क्या ए डैश से बी डैश, ये बन जाता है आपका ए बी से ए डैश बी डैश हो जाएगा, लेफ़्ट की तरफ बनेगा। क्योंकि साधनों में कमी आई है तो उत्पादन संभावना में भी तो कमी आएगी ना। क्लियर है? तीसरा पॉइंट है दोनों वस्तुएं एक्स और वाई की तकनीक में परिवर्तन आ गया। जैसे कि वस्तु एक्स का उत्पादन कर रहे थे उसकी तकनीक में परिवर्तन आ गया। मान लेते हैं हम गेहूं का उत्पादन कर रहे थे, उनकी मशीनों में चेंज आ गया, बढ़िया मशीनें आ चुकी है। वहाँ पे चावल का उत्पादन कर रहे थे साथ में, उनकी मशीनों में चेंज आ गया। तो दोनों की तकनीकों में चेंज आ गया, दोनों में सुधार हो गया, तो दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। और जब दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा तो दोनों बिंदु ए से ए डैश और बी से बी डैश आपकी इंक्रीज करेगी। उत्पादन बढ़े तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाएगी। आ गया समझ में? ये शिफ्ट क्यों है, ये स्थान परिवर्तन क्यों है? क्योंकि इसका जो पहले जो पीपी कर्व था पूरा शिफ्ट ये राइट या लेफ्ट की तरफ हो जाता है। आ गया समझ में? नेक्स्ट है आपका रोटेशन, घुमाव। इसमें क्या है कि मान लेते हैं वस्तु एक्स के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग है। मान लेते हैं हम दो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं और चावल का। तो गेहूं के लिए जो मशीनें यूज की जाती है उसमें तो मशीनों में परिवर्तन आ गया, सुधार हो गया। लेकिन चावल के लिए जो मशीनें उत्पादन तकनीक प्रयोग की जाती है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो क्या होगा, गेहूं के उत्पादन में तो वृद्धि हो जाएगी लेकिन चावल का उत्पादन तो वही रहेगा। तो सेम यही डायग्राम में बता रखा आपको कि यहाँ पे देखो एक्स गुड एक्स पे हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, गुड वाई पर हम चावल का उत्पादन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो ए भी हमारी पुरानी कर्व है, पीपी कर्व,
तो बी का तो उत्पादन बढ़ जाएगा, गुड एक्स का तो उत्पादन बढ़ जाएगा, बी डैश हो गया, बट ए का उत्पादन तो वही रहेगा जो कि यहाँ पे स्थिर है। तो ये रोटेशन हो गया। रोटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक बिंदु स्थिर रहता है, तो ए वाला बिंदु स्थिर रहा है और जबकि बी बिंदु में चेंज आ गया। क्लियर है? उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अब वस्तु वाई के तकनीक में तो परिवर्तन आ गया और एक्स की स्थिर है, तो अब क्या होगा, वाई वाली वस्तु में तो चेंज आ जाएगा और जबकि एक्स वाली वस्तुएं सेम रहेगी। ठीक है, ये रोटेशन है। क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो अपने मैसेज के द्वारा। तो रोटेशन और शिफ्टिंग समझ में आ गया कि शिफ्टिंग वो होती है जो अपना स्थान ही चेंज कर लेती है जब दोनों वस्तुओं के साधनों और तकनीकों में चेंज आता है, और जबकि रोटेशन में क्या है, केवल एक वस्तु में चेंज आता है। क्लियर है? उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक अवसर लागत। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ ही जाता है ये, तो ये भी ए ग्रेड का क्वेश्चन है। अवसर लागत क्या होती है? अवसर लागत आर्थिक वस्तु के या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के त्याग का मूल्य है। एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे आप जब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब ये जो नीचे आपको डायग्राम बना रखे हैं ये आपको नहीं बनाने हैं, आपकी मर्जी बनाते हो तो, बट एग्जाम्पल आपको लिखना है 2 नंबर में। यह डायग्राम तो मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बना रखे हैं। उदाहरण में आपको दे रखा है कि मान लेते हैं कि एक अध्यापक है जो स्कूल में नौकरी करता है 50,000 रुपये में। ध्यान से समझ रहे हैं इस पॉइंट को। स्कूल में नौकरी करता है 50,000 रुपये की। अब उसके पास दूसरा विकल्प ये है कि अगर वो घर पे अपना ट्यूशन का काम करे ना तो वो 60,000 रुपये कमा सकता है। तो वो क्या करेगा? ओबियसली बात है कि वो 60,000 वाली नौकरी को पसंद करेगा। अब वो 60,000 वाली नौकरी को करेगा तो उसको 50,000 वाली नौकरी मतलब स्कूल वाली नौकरी का त्याग करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यही जो उसने छोड़ा है ये इसकी अवसर लागत है। उसने जो ट्यूशन वाली 60,000 वाली नौकरी उसने ज्वाइन की है उसकी अवसर लागत क्या है? जो उसने त्याग किया है, उसने 50,000 वाली जॉब का त्याग किया है। तो कहने का मतलब है अभी ट्यूशन वर्ग की, ट्यूशन पे जो 60,000 रुपये कमाने की उसकी अवसर लागत क्या है? 50,000 रुपये जो उसने त्याग किया है, ये अवसर लागत होती है कि उसने अवसर छोड़ दिया। एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू देखो। एक टीचर है जो ट्यूशन पर 50,000 रुपये कमा रहा है और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये अभी वो स्कूल में 30,000 रुपये कमा सकते हैं। उसने 50,000 वाली को प्रेफर दिया, पसंद किया है। त्याग किसका किया? 30,000 वाली जॉब का त्याग कर दिया। तो इस 50,000 वाली जॉब की अवसर लागत क्या है? 30,000 रुपये। ठीक है। सेम नीचे डॉक्टर वाला एग्जाम्पल। एक डॉक्टर है जो प्राइवेट क्लिनिक चलाता है और जो 1,50,000 रुपये कमा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या कि वो हॉस्पिटल में अपनी सर्विस देकर 1,00,000 रुपये कमा सकते हैं। उसने सिलेक्ट किया 1,50,000 वाली का, त्याग किया उसने 1,00,000 वाली का। तो 1,50,000 की अवसर लागत क्या हुई? 1,00,000 रुपये जो उसने त्याग किया है। ठीक है। सेम एक एग्जाम्पल, इसको ध्यान से समझना। एक डॉक्टर है जो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाए तो वो 80,000 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन दूसरा उसके पास विकल्प है कि वो अगर हॉस्पिटल में सर्विस देता है तो वो 50,000 रुपये कमा सकते हैं। यहाँ पे उसने सेलेक्ट किया 50,000 वाली को। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जिससे ज़्यादा आय इनकम होती है उसी को सिलेक्ट करेगा। मतलब जो भी वो पसंद करता है, जो जॉब को वो सिलेक्ट करता है, उसके पीछे जो भी त्याग करता है, चाहे वो ज़्यादा पैसे वाली हो चाहे वो कम पैसे वाली हो, जिसका उसने त्याग किया है वो उसकी अवसर लागत होगी। तो यहाँ पे उसने 50,000 वाली को पसंद किया है तो यहाँ पे त्याग किसका किया? 80,000 रुपये का। तो यहाँ पे 50,000 वाली जॉब की अवसर लागत क्या है? 80,000 रुपये। राइट। तो यही डेफिनेशन में था आपका कि अवसर लागत वो है कि जो दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के त्याग का मूल्य, जो हमें दूसरा विकल्प का त्यागना पड़ता है उसका जितना मूल्य है वो अवसर लागत है। ठीक है। मान लेते हैं नॉर्मली जब आप एक पार्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो उसके लिए आप जो भी सैक्रिफाइस या त्याग करते हो ना वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसका त्याग किया है। क्लियर है?
नेक्स्ट टॉपिक है आपका एमओसी, और ये लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का एमओसी, सीमांत अवसर लागत। और ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एक शेड्यूल के अंदर आया था 1:2, 1:3, 1:5। सीमांत अवसर लागत क्या होती है बताते हैं। इसका दूसरा नाम है एक मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की सीमांत दर। सबसे पहले सीमांत समझते हैं क्या होते हैं। सीमांत वो होती है जब भी हम किसी एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं, उसके पीछे जितना भी चेंज आ रहा है वो हमारी सीमांत लागत या उत्पादन होता है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। मान लेते हैं हम एक मशीन से हम 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। हमने एक मशीन और लगा ली, मशीनें हो चुकी है 2। अब हम उत्पादन कर सकते हैं 22 यूनिट का। तो अब हमने जो एक मशीन में चेंज किया, मशीनें कितनी चेंज हुई? 1। उत्पादन में कितना चेंज आया? 12। तो ये जो 12 जो आया है ना, ये मार्जिन आया है 22 और 10 के बीच में जो मार्जिन बना है ना 12 का, ये आपकी सीमांत है। इसी को सीमांत करते हैं कि मतलब एक जब हम अतिरिक्त इकाई लगाते हैं, मतलब एक हमने अतिरिक्त मशीन लगाई है, इसको लगाने से जितना भी चेंज आता है वो हमारी सीमांत होती है। यहाँ पे अवसर लागत है, लागत का है। तो जैसे कि हमने जो शेड्यूल में पढ़ा था 1:2, कि मतलब हमने एक इकाई गेहूं को पाने के लिए हमने त्याग किसका किया? 2 इकाई चावल का त्याग किया। एक इकाई गेहूं को पाने के लिए हमने 3 इकाई चावल का त्याग किया। 10 से 8 हुआ, 8 से 5 हुआ, फिर 5 से कितना हुआ? 0। तो नेक्स्ट एक इकाई को पाने के लिए हमने कितना त्याग किया? 5 इकाई का त्याग किया। चेंज आ रहा है ना, तो ये मार्जिन होता है। भी नेक्स्ट इकाई को पाने के लिए हमें जितना भी मार्जिन होता है वो हमें बताना होता है। इसे रूपांतरण की सीमांत दर क्यों कहा जाता है? रूपांतरण होता है चेंज। चेंज कैसे आया? क्योंकि 1:2, 1:3, 1:5। तो यहाँ पे देखो पीपीसी में चेंज नहीं आ रहा, पीपी क्रम में ए कॉम्बिनेशन बना, बी कॉम्बिनेशन बना। पहले वेट का एक यूनिट का उत्पादन था, वहाँ पे 8 यूनिट का था। फिर वेट के 2 यूनिट का उत्पादन है, वहाँ पे 5 यूनिट का उत्पादन है। तो ये रूपांतरण होता है। एक अर्थव्यवस्था में सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय एक व्यक्तिगत अवसर लागत की धारणा है। अवसर लागत का एक पॉइंट है ये। आइए इस डेफिनेशन को आप नीचे एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे। क्योंकि किसी एक वस्तु की अधिक इकाई का उत्पादन करने के लिए साधनों का दूसरी वस्तु के उत्पादन से त्याग करना पड़ता है। मतलब गेहूं का उत्पादन करने के लिए हमें चावल का त्याग करना पड़ता है, चावल के उत्पादन का त्याग करना पड़ता है, इसलिए एमओसी है। इस प्रकार सीमांत अवसर लागत एक व्यक्तिगत त्याग की धारणा है, जबकि अवसर लागत कुल त्याग की धारणा है। इसको हम समझते हैं वो कैसे है। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको ध्यान से समझना है, करना नहीं है। एक यामाहा बाइक की कंपनी है, यामाहा जो बाइक बनाती है, उसने क्या किया? एक तो S250 और एक S275 मॉडल का निर्माण किया बाइक का। उसने जो S250 वाली मॉडल वाली जो बाइक बनाई है ना, उससे उसे 100 करोड़ इनकम हो रही है, आय हो रही है। और S275 वाली जो उसने उत्पादन किया है, निर्माण किया है मॉडल का, उससे उसे 150 करोड़ रुपए की इनकम हो रही है। कुछ समय बाद क्या करता है वो? इस दोनों मॉडल के प्रोडक्शन को रोक देता है। ना तो वो S250 वाली बनाता है, ना ही वो S275 वाली बना रहा है। तो उसने इन दोनों को बंद करके उसने एक नए मॉडल लॉन्च कर दिया, S300। और उससे उसकी एक्सपेक्टेड इनकम कितनी है? 500 करोड़ रुपए। अब देखो यहाँ पे अवसर लागत कौन सी हुई? ऊपर वाली दोनों, क्योंकि दोनों का सेक्रीफाइस करना पड़ा, दोनों का लॉस करना पड़ा। 100 + 150, 250 करोड़ रुपए उसकी अवसर लागत है। इस 500 करोड़ को पाने के लिए इस S300 के प्रोडक्शन को अवसर लागत कितनी है? 250 करोड़ रुपए। यह तो अवसर लागत होगी। अब सीमांत अवसर लागत क्या है? अब ये देखो 250 करोड़ रुपए हुए कैसे? एक तो 100 करोड़ रुपए तो S250 वाले मॉडल से आ सकते थे, और 150 करोड़ रुपए अब क्या आ सकते थे? S275 वाले मॉडल से आ सकते थे। अब देखो
MOC सीमांत अवसर लागत क्या होती है? एक व्यक्तिगत त्याग। तो यहाँ पे देखो व्यक्तिगत त्याग क्या है, यहाँ पे S300 की बाइक का मॉडल का निर्माण करने के लिए हमें S250 के मॉडल के 100 करोड़ का त्याग करना पड़ा है। टोटल तो 250 था, लेकिन एक व्यक्तिगत त्याग कितना है? 100 करोड़ रुपए का। दूसरा 275 का त्याग करना पड़ा 300 मॉडल को बनाने के लिए 150 करोड़ का। तो यहाँ पे देखो टोटल तो 250 करोड़ रुपए का त्याग करना पड़ा है, वो तो एक अवसर लागत। लेकिन व्यक्तिगत कितना त्याग करना पड़ा है? एक 100 करोड़ रुपए का त्याग करना पड़ा था, एक 150 करोड़ रुपए का त्याग करना पड़ा था। तो जब हम इसको व्यक्तिगत देखते हैं तो वो है सीमांत अवसर लागत, और जब हम टोटल देखते हैं तो वो है हमारी अवसर लागत। तो डेफिनेशन में यही दिया हुआ है आपको। इस प्रकार सीमांत अवसर लागत एक व्यक्तिगत त्याग की धारणा है, जबकि अवसर लागत कुल त्याग की धारणा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो सिग्मा MOC इक्वल OC, मतलब सब व्यक्तिगत त्याग को जोड़कर हम टोटल त्याग निकाल सकते हैं, अवसर लागत निकाल सकते हैं। अब क्या हमने ऊपर अवसर लागत में एग्जाम्पल किया था, एक अवसर लागत में ये एग्जाम्पल किया था कि एक डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में नौकरी करता है, प्राइवेट क्लिनिक में कमाता है, और एक हॉस्पिटल में सर्विस दे के कमा सकता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, अभी प्राइवेट क्लिनिक को उसने प्रेफर कर लिया, पसंद कर लिया, उसने त्याग किसका किया? सर्विस देना, हॉस्पिटल में सर्विस देना उसने त्याग कर दिया। तो यहाँ पे उसकी अवसर लागत कौन सी है, और सीमांत अवसर लागत कौन सी है? तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जब किसी वस्तु को पाने के लिए एक ही वस्तु का त्याग करना पड़ता है तब अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत सेम होती है। तो यहाँ पे सीमांत अवसर लागत और अवसर लागत दोनों सेम ही रहेगी, क्योंकि त्याग तो एक ही चीज़ का किया है ना। और अगर अलग अलग होता तो अवसर लागत टोटल होता और सीमांत अवसर लागत अलग अलग होती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए हमें जब मल्टीपल मतलब कई चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो हर एक चीज़ तो आपकी सीमांत अवसर लागत कहलाती है और टोटल त्याग आपका अवसर लागत कहलाता है। आगे समझ में? नीचे आपको एक फॉर्मूला दिया गया सीमांत अवसर लागत को कैसे निकालते हैं। सीमांत अवसर लागत ये है, अब देखो नीचे डायग्राम के सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला ये है कि जब हम वस्तु Y के उत्पादन में परिवर्तन, कि जब हम वस्तु X गेहूं का उत्पादन को बढ़ाने के लिए चावल के उत्पादन में कितना परिवर्तन आया, 1:2, 1:3, 1:5 ऐसा था ना। तो वस्तु Y के उत्पादन में परिवर्तन मतलब चावल के उत्पादन में परिवर्तन कितना लॉस हुआ है, 1:2 मतलब 2 का लॉस हुआ है। गेनिंग कितना हुआ है वस्तु X की, 1, तो 2:1। इसी तरह से 3:1, 5:1 ये हो जाता है। सीमांत अवसर लागत मतलब कि डेल्टा का मतलब होता है ये जो निशान दिया हुआ आपका, ये इसका मतलब होता है चेंज, कि Y गुड्स में कितना चेंज आया और X गुड्स में कितना चेंज आया। जो चेंज आता है उनका रेशियो आपका सीमांत अवसर लागत कहलाता है। नीचे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया। अब ये देखो, ये पीपी कर्व आपका एक डायग्राम है। यहाँ पे देखो MOC कौन सी है, ये AB जो आपको दिया गया लॉस डेल्टा Y लिखा गया है। ये तो लॉस हुआ इतना, मान लेते हैं नीचे गेहूं का उत्पादन हो रहा है, ऊपर चावल का उत्पादन हो रहा है Y में। तो यहाँ पे चावल का लॉस कितना हुआ, ये तो होगी AB। उसके बाद नीचे गेहूं के उत्पादन में कितना इंक्रीज हुआ गेन, ये हो गया BC। ठीक है, ये तो सीमांत अवसर लागत होगी। और अवसर लागत कौन सी है, टोटल, यहाँ से लेकर जितना चेंज यहाँ तक आया है। गुड Y का उत्पादन यहाँ पे कितना हुआ, 0, तो ये पूरी AO क्या है आपकी चेंज, Y में गुड्स में चेंज आया, और ये OX क्या है आपकी चेंज X गुड्स। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और पहली यूनिट भी कंप्लीट हो चुके हैं। पहली यूनिट 1 के अंदर आपके ये 2 चैप्टर थे, दोनों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या अब ये 2 चैप्टर ना वैसे तो 4 ही नंबर के हैं, जबकि A ग्रेड वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको 4 या 5 बता दिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये 4 नंबर के हैं, ये 4 नंबर के नहीं है, ये 16 नंबर के हैं।
क्योंकि पेपर में आपके 4 कोड आते हैं, एक कोड 4 नंबर का है। ऐसा तो नहीं भी चारों कोड ही 4 नंबर के हैं, एक कोड में 4 नंबर का पेपर इस यूनिट से आएगा, तो 4 कोड में तो 16 नंबर का हो गया। अब किसी को पता तो नहीं था, किसी को पता तो नहीं है ना भी मेरे कोड में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर का है, किसी कोड में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिए गए हैं, 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये लिखने हैं और पूरे चैप्टर को याद करना है, सभी टॉपिक्स को। और मंगलवार वही 2 बजे तक अपना होमवर्क सबमिट कराना है विद क्वेश्चन आंसर। ओके, 2 क्वेश्चन आंसर के साथ अपना होमवर्क सबमिट करवाना है, ठीक है। और आपके जब ये 3 चैप्टर हो जाएंगे तो आपका एक यूटी लिया जा सकता है, यूटी टेस्ट लिया जा सकता है 20 नंबर का। अब वो कैसे होगा उसकी प्लानिंग आपको बाद में बताई जाएगी, अभी तक मतलब मेरे माइंड में तो है वो कैसे लेना है, बट उसकी प्लानिंग आपको बाद में बताई जाएगी। वो कैसे ले जाएगा, वो 20 नंबर का टेस्ट होगा, सबको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो जितने नंबर आएंगे वो आपके फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से सबमिट करवाए जाएंगे, आगे स्कूल में सबमिट करवाए जाएंगे, मैडम को सबमिट करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ अपनी रिवाइज कंटिन्यू रखें, रिवीजन कंटिन्यू रखें हर चैप्टर की। जैसे 3 चैप्टर हो जाते हैं आपको एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि कब आपका यूटी होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। 20 या 25 मिनट के अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें जितने नंबर आएंगे वो आपके सबमिट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर या कोई मतलब पूरे 2 चैप्टर के अंदर किसी का भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी, ओके। प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू सो मच।